हाँ जी मेरे सीए इंटर वाले दोस्तों, जो मैंने बम फोड़ा था पहले कि आपको अपना सीए इंटर का फ्री एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा, फ्री होगा, कम एडमिन कॉस्ट पे होगा, एक छोटी सी बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट एक आपकी चार्ज होगी बस, बाकी लगभग फ्री मान लो उसको। तो आप तो वो अपना शुरू कर दे। देखो आज अपनी जो ये पहली क्लास होगी, मतलब क्लास नंबर 0 है ये एक तरह से। इसमें इंट्रोडक्शन की एक ऑडिट का ओवरव्यू मुझे सेट करना है नॉर्मल, बाकी ऑडिट अपन आगे पढ़ेंगे पूरा जब भी सेट करेंगे। तो एक बेसिक बना लेते हैं, छोटी छोटी टर्म समझ लेते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होगा, कैसे इसको समझना है वो अपन कर ले, ठीक है। और 21 बुक से चल रहा है। एक तो देखो भाई फ्री है लगभग लगभग, मतलब बिल्कुल एक नॉमिनल कॉस्ट, बाकी फ्री है मेरे ख्याल एडमिन कॉस्ट चार्ज हो रही है, मतलब आपको ये केवल एडमिन कॉस्ट चार्ज होगी इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम कवरेज अपना यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, मैक्सिमम वाला की अच्छे खासे मार्क्स तो अपन को यूट्यूब वाले भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग अपन को एडमिन कॉस्ट पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दे दूंगा। ये इस बुक से होने वाला है जो ओनली 290 पेजेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे कवर है। ट्रिक निमोनिक भी इसी बुक के अंदर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको। ट्रिक निमोनिक भी इसी बुक में मिल जाएंगे भाई। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ओनली 291 पेजेस का है। ये देखो अभी ये सैंपल पेजेस है, मतलब एक बार कारो 2020 पूरा चार्ट बुक के अंदर है, पूरे चार्ट और कलरफुल टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मिलेगा आपको। ये इसको याद करने की ट्रिक हो गई। ये देखो जमी दी होगी तुमको, अच्छी सुंदर सी बुक दिख रही होगी। अब वैसे ही सेम जहाँ जहाँ पे ऐसे ट्रिक याद करने की जहाँ पे भी होगी, अब ये देखो जिसको जहाँ जहाँ पे ट्रिक है जो क्लास में यूज़ कराऊंगा मैं याद कराने के लिए, वो ट्रिक यहाँ पे है कि कैसे याद करनी है। पूरी चार्ट टेबलर में सारे क्वेश्चन कवर है। ये देखो क्वेश्चन भी ऊपर कवर है, उसके जस्ट नीचे कॉन्सेप्ट कवर है। ये क्वेश्चन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो ये आपको लेनी हो नीचे ले सकते हो, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं अपना एक इंट्रोडक्शन वाला। देखो ये इंट्रोडक्शन ये अपने चैप्टर में नहीं है, मतलब बुक के इनिशियल पेजेस के अंदर मिल जाएगा। आप अगर आप बुक लोगे तो ये आपको इनिशियल पेजेस में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक ये लेते हैं कि भाई साहब सबसे पहले तो ये ऑडिट सर क्या भला है। देखो ये अपना जो पेपर है ना ऑडिट नाम का, ये बहुत ही बड़ा डरावना लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो बहुत सही लगता है ऑडिट। देखो अगर आपने सही करा बहुत स्कोरिंग है, मतलब बहुत स्कोरिंग है। मेरे ऑल इंडिया रैंक आई थी, पर साथ में मेरे ऑडिट वगैरह में और थ्योरी सब्जेक्ट में हर बार एग्जामिशन आई थी। मेरे हालांकि CFL में भी 8 सब्जेक्ट होते थे हमारे टाइम पे, तुम्हारे तो भी 6 हो गए, उसमें 7 में एग्जामिशन थी, एक में मेरी कुछ लग गई थी। तो कुछ तो रीजन होगा ना सर, सारे थ्योरी पेपर में भी एग्जामिशन थी। लोगों का पढ़ने का तरीका इसको अलग होता है। मैं तुमको बताऊंगा हर एक क्लास के अंदर किस चैप्टर को किस नजरिए से पढ़ना है, वो उस पर डिपेंड करता है। पूरी ऑडिट एक सिमिलर तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती, उसको हर एक चैप्टर को पढ़ने की अलग अलग टेक्निक होती है। एक चीज तुमको क्लास में पहले ही मैं बता देता हूं भाई, बाद में शौक ना होना कभी भी, अभी बता रहा हूं मैं। ऑडिट के अंदर मैं बताऊंगा पहले, ऑडिट के अंदर भाई 100% अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, ठीक है, पर साथ में 70% रट्टाफिकेशन, या मैं बोल दूं 100% ही, पर 100% मान के लो 100% याद नहीं कर सकता कोई। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चाहिए केस सिनेरियो एमसीक्यूज वगैरह उसके बिना सोल्व नहीं होने, कोई चांस ही नहीं है उसके बिना सोल्व हो जाए। पर रट्टाफिकेशन भी साथ में चाहिए। क्या रट्टाफिकेशन, कुछ टीचर बोल देते हैं कि तुम समझ के चले जाओ, वहां पे जाके अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आ जाना। भाई मत करना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, वहां पे मार्क्स की पूरी ठुक जाएगी, नहीं मिलेगा। चेक करने वाला गधा बैठा है, जब तक उसको सेम टू सेम तुमने जो लिखा है और सेम टू उसके बाद जो आंसर की है वो मैच ना कर जाए, जब तक वो मैच ना हो जाए तब तक तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब याद में क्या करना होता है हमेशा, कीवर्ड्स, जो भी अंडरलाइन अपनी बुक के अंदर बोल्ड है, पूरे बोल्ड हाईलाइट अंडरलाइन है, वो कीवर्ड्स और हेडिंग जितनी भी होती है। जैसे एक टॉपिक के 7 लाइन आइटम है, मतलब 7 पॉइंट याद करने, तो उसके 7 हेडिंग होगी कुछ, या फिर 7 कीवर्ड होंगे, वो मेन याद करने। तो हेडिंग कीवर्ड एग्जैक्टली क्या आने अंदर के, बाकी आप थोड़ा बहुत तो मन से कोई लिखेगा ही बंदा, पर अगर जब तक ये लैंग्वेज नहीं लिखी आपने आई से नहीं मिलेंगे मार्क्स। तो भाई याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन दोनों मेरी ही जिम्मेदारी होगी इसके अंदर। एक पहले वाली, अगर आप ये वीडियो देखते हो पहले वाली देख लेना, अगर आपको देखना अपन क्या क्या कवर करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पहले वाली वीडियो देख लेना। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली अलग से, ठीक है, कि अपन कैसे क्या कवरेज रखेंगे। अपन शुरू करते हैं सर। देखो 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 देखो, ये अपना आईसीआई का इंडेक्स रहेगा, मतलब ये अपना आईसीआई, ये मेरा मतलब आईसीआई ने चैप्टर नंबर अलग रखे, मेरे उन चैप्टर को तोड़ा आईसीआई ने, तो 10 20 ऐसे एक ही बार में ठूस दिए, मतलब ऐसे करा है। ऐसा नहीं, जैसे सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए अच्छे से, वो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। साथ में मैंने ये भी दे दिया है कि ये तो अपनी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर है, ये तो अपनी बुक के हिसाब से। आईसीआई स्टडी मटेरियल में वो वाला चैप्टर कौन से में कवर है, आईसीआई स्टडी मटेरियल में वो किस में कवर है, वो भी मैंने इधर ही दे दिया है कि तुमको पता पड़ेगा कि चैप्टर 1 में मेरा बुक का अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 होगा, वो आईसीएसएम के चैप्टर नंबर 11 पे है, ठीक है ना। अब ये अपना हो गया।
और कवरेज आप याद रख के देख लेना पुरानी वाली वीडियो कि यूट्यूब पे कौन कौन से चैप्टर अपलोड होने वाले हैं। और आपको थोड़े से एडमिन कॉस्ट में बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल होगी। देखो जनरली मैं मान करता हूँ 500-1000 रुपये अभी स्टार्टिंग में यही होगी बेसिक सी, जो मेरे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एडमिन कॉस्ट लोगों की सैलरी को लगती है वही लग रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कह रहा, फ्री है तुम्हारे लिए तो लगभग, ठीक है ना। तो बाकी आगे वाले बैच में बढ़ जाए तो पता नहीं, अभी वाले बैच की तो मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, नवंबर वालों के लिए तो इतनी रहने वाली है, ठीक है ना, नवंबर सॉरी सितंबर वालों के लिए भी। तो अब ये है अपने मार्क्स के वेटेज। अब ये मार्क्स के वेटेज अपन या तो बाद में देखते हैं, अभी पहले ऑडिट समझ लेते हैं। बाकी तुमको मिल भी जाएंगे, एक बार छोटा छोटा स्क्रीनशॉट भी लेते मारो, तुमको ये चैप्टर के मार्क्स के वेटेज एक बार मिल जाएंगे अगर का पेज में, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है ना। मार्क्स के वेटेज अगर ठीक है, ये तो मैं तुमको बताऊंगा क्लास में पढ़ाते हो हमेशा, स्क्रीनशॉट मारते गए कि जनरली ये मार्क्स के वेटेज आईसीआई ने बता रखे हैं। और ये ऐसा भी होता है भाई, तुम ये भी ध्यान रखना कि आईसीआई जो मार्क्स बताती है ना वेटेज, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये जो 12 से 18 है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब ये वाला जो जो बता रखी है 8 से 12 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, इसका चैप्टर का है। 12 से 18 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब इतना इतना वेटेज है, ये इतना इसका वेटेज है, और बाकी इसका 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 तो दे रखा है। पर आईसीआई का ये वेटेज हमेशा रिकमेंडेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं है आईसीआई इस वेटेज को फॉलो करे, ध्यान रखना हमेशा, ये आईसीआई गेम खेल चुका है। चलो अब हम पहले अब शुरू करते हैं भाई, ऑडिट क्या होता है। ऑडिट देखो बहुत ही बेसिक सिंपल शब्दों के अंदर ऑडिट होता है जब भी अपन किसी भी चीज को एग्जामाइन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं वो। तो अभी अपन किससे डील करने वाले, अपना मेन फोकस रहेगा एक फाइनेंशियल ऑडिट से। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को फाइनेंशियल ऑडिट करनी है। फाइनेंशियल मतलब बुक्स को रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड, इन चीज की ऑडिट। ऑडिट की मतलब एग्जामिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी चीज को, एग्जामिनेशन की। भाई समझो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, अडानी, आए दिन फ्रॉड आते हैं सामने सामने। अब समझो तुम रिलायंस के शेयर लेके बैठे हो, रिलायंस के तुमने शेयर लेके बैठे हो। अब रिलायंस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रिलीज कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रिलीज कर दिया, और बहुत से स्टार्टअप भी होते हैं जो ऐसे, अब वहां पे उसने दिखा दी इसकी सेल्स 1000 करोड़ 10,000 करोड़ समथिंग है, और एक्सपेंस केवल 500 रुपए का है, ऐसा दिखा दिया, कुछ भी दिखा, कुछ भी ऐसा दिखा दिया। अब तुम क्या रिलायंस के शेयर खरीदते जा रहे हो, बैंक उसको लोन दे रही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही तो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं लाइक बैंक, बैंक उसको लोन देगी, ठीक है ना, बैंक उसको लोन देगी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। इन्वेस्टर होंगे जितने भी इसमें पैसा लगाएंगे, लाइक रिलायंस की एक बात करें तो अपन भी शेयर खरीद सकते हैं ना जीरोधा वगैरह पे जाके, क्योंकि ये तो मार्केट में ट्रेड होते हैं लिस्टेड कंपनी। और नहीं अनलिस्टेड हो तो शार्क टैंक वाले देख लो, तो शार्क टैंक मतलब जो अनलिस्टेड आते हैं उसमें कोई इन्वेस्टर पैसा डालेगा, कैसे डालेगा, उनके फाइनेंशियल्स देख के, उनके पास असेट कितनी है, सेल्स कितनी हो रही है, परचेस कितनी हो रही है, ये बेसिक चीजें फाइनेंशियल कि वो दिखा रहे हैं उनका प्रॉफिट असली के अंदर यहाँ पे दिखाया उन्होंने 1000 करोड़, ठीक है 1000 करोड़। पर भाई इसको चेक कौन करेगा, बैंक वाले लोन इसको देख के दे रहे हो, लोन देने चले गए, बोल दिया कि हमें भाई 1000 करोड़ का प्रॉफिट है लोन दो, वो भाई बंद दे दिया उसने, भाई ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी तो टैक्स वसूलेगी इससे, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स से ही तो होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, तो इसीलिए ऑडिट करनी पड़ती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट को बंदे को ऑडिट के लिए रख देते हैं वो लोग, ठीक है ना, कि भाई सब कुछ देख के आ, इस बारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तू जाके देख के आ। जो सीए इन प्रैक्टिस होता है, जो तुमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीए फर्म्स देखी है, बिग फोर का नाम सुनाओ, बिग फोर 4 वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्म जो होती है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, 4 बिग फोर सबसे बड़ी वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्म, ऑडिट फर्म से एक तरह से ये। तो अब ये इन सबको, ये मतलब ये हो या छोटी फर्म हो, ये इनकी ऑडिट करने जाती है कि वो एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करेगी, एग्जामाइन करेगी फाइनेंशियल व्यू से कि हाँ भाई कोई सेल छूटी नहीं है, बोगस सेल्स नहीं रखी इन्होंने कहीं पे भी, कि फर्जी बिल फाड़ दिए और फर्जी बिल से सेल रिकॉग्नाइज कर दी, असली में सेल थी उनकी 500 रुपए की, उन्होंने फालतू फालतू फर्जी बिल फाड़ फाड़ के दिखा दी कि नहीं हमारे तो 1000 करोड़ रुपए की सेल्स है, सारी बोगस फेक सेल्स है असली के अंदर। और वो बैंक के पास लोन लेने पहुंच गई कि हमारे पास तो इतनी सारी सेल है, भाई तेरी सेल फेक थी। तो ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, एक एक चीज को ध्यान से डीप में एग्जामिनेशन कौन करेगा, सीए करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। तो वो यहां पे गेम यहां पे आ जाता है पूरा का पूरा, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक एक बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह एग्जामाइन करके आना पड़ता है कि जो असली में दिख रहा है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ट्रू एंड फेयर है या नहीं। यहां पे ध्यान रखना है, वर्ड है ट्रू एंड फेयर, करेक्ट नहीं है, बताऊंगा ये सब मैं आगे समझाऊंगा, करेक्ट क्यों नहीं है, ट्रू एंड फेयर क्यों है,
यहाँ पे ध्यान रखना कि वो जो उनको दिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी दिख रही है चीज़, वो ट्रू भी है, सच भी है और फेयर भी है, दिखने में अच्छी भी है। ये सब वर्ड के मीनिंग में तुमको समझाऊंगा ट्रू एंड फेयर क्या है, पर एक बार समझ में आ गया ना भाई, बिल्कुल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने रिलीज करी है, पब्लिकली रिलीज करी है या नहीं भी करी है, प्राइवेट कंपनी नहीं करी है, उसको भी करानी होती है ऑडिट, तो वो ट्रू एंड फेयर है, बिल्कुल सही, अच्छा भी है और फेयर भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। करेक्ट वर्ड नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे ट्रू एंड फेयर लगेगा यहाँ पे वर्ड, ध्यान रखना। ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना होता है, तो वो अपना ओपिनियन देगा उस चीज पे, अपना ओपिनियन देगा कि ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, उसको वो वहां पे गेम खेलेगा, ठीक है। तो अभी मैं तुमको डेफिनेशन पूरा रटवाऊंगा, टेंशन ना लो, वो सब मैं करवाऊंगा तुमको, अभी ये सब कराना है। तो अभी एक बार बेसिक वो क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर याद कराऊंगा मैं तुमको डेफिनेशन, बिल्कुल। अभी ये क्या इंट्रोडक्शन की, मेरे को बेस सेट करना है, ऑडिट क्या होती है, कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती है ऑडिट, बेस सेट कर दूंगा ना एक बार, फिर कर लेंगे अपन, फिर बाकी आगे तो वापस कब करेंगे ध्यान से। देखो अभी ये याद भी कराऊंगा मैं तुमको बाद में, ये नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा मैं तुमको। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामाइन करना इंडिपेंडेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट, ये क्या, ये नेक्स्ट चैप्टर के टर्म्स है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बोलो इंडिपेंडेंट तरीके से, कि मतलब मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। अगली क्लास में अच्छे समझाऊंगा मैं ये वाला इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने एक बार डेफिनेशन डाल दी बेसिक सेट करने के लिए दिमाग में। इंडिपेंडेंट मतलब तुम चाहे, तुम्हारे पापा, तुम सीईओ, तुम्हारे पापा का कोई बिजनेस है, तुम तुम्हारे पापा की ऑडिट नहीं करके आ सकते ना, क्योंकि तुम्हारा इंडिपेंडेंस इशू आ जाएगा। पापा एक चाटा मारेंगे ना कि मेरे यहाँ पे गलती ढूंढेगा तू, तो तू सब सही साइन करके आ जाओगे तुम वहां पे, नहीं नहीं सब सही है, सब सही है, तो वो इंडिपेंडेंस इशू आ गया। तुमको कोई भी बहकावे में ला सकता है, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ऑडिट करने चले गए इस तरीके से, ऐसा कोई रिलेटिव की ऑडिट करने चले गए, तो लगा घर परिवार का रिश्ता आ गया यार, फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहा, वो जो बोलेगा तुम साइन करके आ जाओगे, हाँ भाई सब सही ही होगा, वो नहीं चलेगा। तो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन करना है क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, P&L बैलेंस, पूरा फाइनेंशियल्स, वो बिल्कुल अच्छे से इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामाइन करना है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, जो एंटिटी है ना जिसकी अपन ऑडिट करने जा रहा है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है नहीं भी, मतलब एनजीओ भी है चाहे, तो भी उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। चाहे एनजीओ भी चला रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा रही जिसके अपन ऑडिट करने जा रहे हैं, वो एनजीओ है, तो भी ऑडिट करनी पड़ेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, साइज या लीगल फॉर्म, चाहे छोटी एंटिटी हो बड़ी एंटिटी हो, सबकी ऑडिट करनी है, सबकी। लीगल फॉर्म क्या है, चाहे पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी तरीके से धंधा चला रही हो, या HUFB क्यों नहीं हो, ऑडिट कराना कंपलसरी है, बात खत्म, ऑडिट सबको करानी है। When such examination is conducted with view of expressing an opinion, मैं एग्जामिनेशन क्यों कर रहा हूं, मैं ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहा हूं, एग्जामिनेशन मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ओपिनियन देनी है उस पर, ओपिनियन मतलब कि ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, कोई गलती है या नहीं है, वो ठीक है। तो ऑडिट जनरली ये होता है, मतलब सबको करानी होती है, चाहे छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, लीगल फर्म कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अपन को ऑडिट करनी ही करनी है, ठीक है। ये मैं तुमको अभी आगे सब पढ़ाऊंगा, ये सब है आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ये वाला अभी मेरे को बस बेस सेट करना है तुमको कुछ चीजें। अब एक और चीज, क्या सबके ऊपर लगती है ऑडिट सर, ऑडिट सबको अपनी बुक्स चेक करानी होती है, फाइनेंशियल ऑडिट कराने होते हैं। देखो मैक्सिमम केस के अंदर यस, मतलब एक बार तुम कभी भी ये पूछ ले कि सबको ऑडिट करानी है, यस, बस वहां पे कोई एक्सेप्शन मत लगाना। पर मैं तुमको समझाता हूँ क्या होता है असली के अंदर, मतलब बाकी तुमको कोई एक्सेप्शन नहीं लगाना एग्जाम में, हाँ भाई ऑडिट सब पे एप्लीकेबल है, यस करना है हमेशा एग्जाम में, क्या करना है, सब पे एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव, क्या आ गया ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, फॉर्म, लीगल फॉर्म, सबको करानी है, ठीक है, सब पे लगती है। तो मैं बताता हूँ इसके लिए मैंडेटरी कहाँ पे, ये वाला कौन कौन बोलता है ऑडिट कराने के लिए, कंपनीज एक्ट, टैक्स ऑडिट, कॉर्पोरेट ऑडिट। अब जो कंपनीज धंधा करी, रिलायंस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड और लिस्टेड, पर कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो कंपनीज है, कंपनीज जो जो होती है ना, जितनी भी तुम पढ़ते हो, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये जितनी भी कंपनीज होती है, उसमें कंपनीज एक्ट मैंडेटरी कर देता है, क्योंकि उन कंपनीज को गवर्न कौन करता है, कंपनीज एक्ट, जितनी भी है, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, राइटिंग पे मत जाना, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है भाई, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, सबको जिस जो जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है, परमानेंट ऑडिट करानी है। टैक्स ऑडिट भी कंपनी को करानी होती है। टैक्स ऑडिट के अंदर लॉ ने रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर आपका XYZ करोड़ से अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, चाहे आप पार्टनरशिप हो, चाहे आप कंपनीज हो, चाहे आप LLP हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर अकेला धंधा चला रहा है, बहुत से के घरों में तुम्हारे भी धंधा होगा, किसी की शॉप्स वगैरह होगी, शोरूम होगा, या जो भी, अगर हो सकता है तुम्हारे पापा कोई नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप के मतलब शॉप चलाते हो, या ऐसा कोई भी घर में चलाता हो, या तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, तब उनमें देखना उनके अंदर ऑडिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है जनरली,
एक तो वो या तो ऑडिट की होती है उसके अंदर रिक्वायरमेंट, अगर कंपनीज है तो करानी है, और नहीं तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके उसमें होते हैं 2 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चले जाता है वो सब, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करानी होती है, उसमें टैक्स ऑडिट लग जाती है आपकी। सोसाइटी रजिस्टर्ड तो सोसाइटी एक्ट के अंदर लगानी पड़ती है, फिर कोई दूसरा एक्ट लग रहा हो, लाइक बैंक होता है तो बैंक के लिए आरबीआई एक्ट भी मैंडेटरी कर देता है कि भाई तुम बैंक हो, तुमको आरबीआई एक्ट के अंदर ऑडिट करानी है, ठीक है। मेनली अपना जो अभी स्कोप है पूरे अपने इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर अभी अपन जो पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट की ऑडिट है, बाकी कॉर्पोरेट सोसाइटी वगैरह की थोड़ी बहुत बिल्कुल लास्ट के चैप्टर आएंगे, मैं तुमको समझाऊंगा वो। तो ये कंपनीज एक्ट वगैरह इनके मेन स्कोप रहेगा कि कंपनीज एक्ट वगैरह की इसकी ऑडिट अपन को अभी मेनली यही दिन करनी है कि कंपनीज की ऑडिट कैसे करते हैं जनरली अभी ये करना है, बाकी मैं और बताऊंगा चीज़ें, अभी मेन अब यही मान के चलो दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ऑडिट सब पे लगेगी, बस कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करनी है वो, तो अभी अपन कंपनीज एक्ट पे ही मेनली फोकस अपना कंपनीज एक्ट वाला ही रहेगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैसे ऑडिट करनी है कंपनीज की, ठीक है ना। तो टैक्स ऑडिट भी, टैक्स जब आपका स्पेसिफिक टर्नओवर एग्जीट होता है तो टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आप रजिस्टर हो, मतलब डिपेंड करता है आपने जो भी फॉर्म में आप मतलब बिजनेस कर रहे हो उस पर कौन कौन से एक्ट लगते हैं। अगर आप बैंक हो तो बैंक क्या होता है, जैसे एच डी एफ सी लिमिटेड हो गया, ठीक है ना। तो अब बैंक ना कंपनी भी हो गई, बैंक क्या हुआ, कंपनी भी है, बैंक क्या है, कंपनी भी है। तो ये कंपनी क्योंकि लिमिटेड है तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी तो कंपनीज एक्ट की ऑडिट भी लगेगी, पर इस पे आरबीआई की कंप्लायंस भी है। आरबीआई बोलता है कि मेरी तरफ से तुझे और 1-2 ऑडिट और भी करानी है, आरबीआई खुद कुछ ऑडिटर भी पटक देगा इसके ऊपर लाके, ठीक है। और उसके बाद अब बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनल ऑडिट भी कराती है। ये सब तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्टैट्यूटरी ऑडिट की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट की। 2 तरह की ऑडिट होती है, अगर अभी एक नॉर्मल ब्रॉड व्यू में बोलूं मैं तुमको, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक होती है इंटरनल, या जिसको अपन बोल सकते हैं वॉल्यूंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी हो ही गई, जो मैंने तुमको बता दिया, कोई भी लो रेगुलेशन एक्ट बोल रहा है तुमको जब भी ऑडिट कराने के लिए, कंपनीज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कंपनीज को हमेशा करानी है। बैंक वालों को, बैंक अगर कंपनी है तो बैंक के अंदर भी करानी है, इसमें भी करानी है, कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी जो लो जा बोल देता है, ठीक है। मेन अपने को कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है, वो वाला बोल देता है। और जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी जब उसकी एग्जीड हो जाती है लिमिट स्पेसिफिक केस के अंदर, मतलब जब 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर टर्नओवर ऐसा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट लग जाती है, इनकम टैक्स वाली इनकम टैक्स ऑडिट लग जाती है उस पर, ठीक है। तो ये तो अपन यहाँ पे बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट का, ठीक है। ये सब हो गई कंपनीज एक्ट वाली हो गई, बैंक के अंदर आरबीआई बोल देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो भी लग जाती है, फिर इनकम टैक्स एक्ट वाला बोल देता है कि ये तो करानी कंपलसरी है, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। हर एक के एक्ट के अंदर अपना अपना क्राइटेरिया है कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया आपने तो हमारे अंदर ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, फिर तुमको करानी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया, एक्ट ने बोल दिया। एक होता है इसके अंदर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल या वॉल्यूंटरी ऑडिट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां वो खुद जानबूझ के एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेती है, उन पे कोई ऐसे ये वाला भी कर रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी चाहे कर रहा है तो भी करते रहो। पर बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि कंपनीज कैसे चलती है, ऊपर तो शेयर होल्डर है, जैसे मान लो तुम अंबानी जी, अब अंबानी जी सारे धंधों को नहीं संभाल रहे, उन्होंने नीचे डायरेक्टर को, सीईओ को, एटसेट्रा, मैनेजर को, इन सबको बिठा रखा है। तो असली में कंपनी तो ये संभाल रहे हैं, पर हो सकता है ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अंबानी जी उठा के शेयर होल्डर को उठा के, या फिर नीचे ग्राउंड लेवल पे भी और नीचे जो होते हैं असिस्टेंट मैनेजर वो फ्रॉड कर सकते हैं। हो सकता है ना कि नीचे तो बुक्स अलग चल रही है, ऊपर उन लोगों को कोई पता नहीं पड़ रहा, मालिकों को कि फ्रॉड चल रहा है हमारी कंपनी में, तो वो जानबूझ के अंबानी टाइप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वाले इंटरनल ऑडिटर रख लेती है कि भाई तुम हमारी कंपनी का आके इंटरनल ऑडिट करो जानबूझ के, वॉल्यूंटरी जानबूझ के, कि कोई गलती हो तो हमको बताओ कि नीचे वाले बंदे फ्रॉड तो नहीं कर रहे जो हम नीचे एम्प्लॉय वगैरह रख रखे हैं, तो कोई भी गलती हो तो हमको रिपोर्ट करो। तो इंटरनल ऑडिट जनरली वॉल्यूंटरी होती है। पर एक और चीज, इंटरनल ऑडिट ऐसे कोई भी करा सकता है, कोई भी, पर कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है 138, सेक्शन 138 अगर आगे आएगा वो है, इंटरनल ऑडिट का चैप्टर भी अपना अलग से, अगर एक स्पेसिफिक लिमिट टर्नओवर, असेट, टर्नओवर, बोरोइंग वगैरह एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड हो गए कि आप बहुत बड़ी कंपनी बन गए, तो आपको करानी कंपलसरी, तो आपको करानी भी इंटरनल ऑडिट करानी भी
कंपलसरी हो जाएगी। बाकी जनरली इंटरनेट कोई भी करा सकता है। तुम्हारे पापा के शॉप पे भी अगर बैठे हो, समझो तुम सीए बन गए या नहीं भी हो, नॉन सीए भी हो, तुम बैठे हो, तुम्हारे पापा के शॉप पे 3-4 जने नीचे रख रखे हैं, तुम्हारे पापा ने बोल दिया कि यार इसका एक बार कैश वगैरह सही से चेक कर, ये एम्प्लॉय अकाउंटिंग कैसे कर रहा है सही से चेक कर, ये तुम्हें ये सही नहीं कर रहा, तो वो इंटरनल ऑडिट हो गई। वो इंटरनल ऑडिट हो गई कि तुमने जाके, तुम्हारे पापा के यहाँ पे नीचे नीचे अकाउंटेंट बैठे थे, 1-2 काम करने वाले बंदे थे, वो कैश संभाल रहे थे, माल बेच कर रहे थे, तो सारी कैश रिसिप्ट तो सही आ रही है, वो जो खाता मेंटेन कर रहा है वो सही कर रहा है, सेल जितनी भी हो रही है रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा परचेज, तो वो इंटरनल ऑडिट हो। बाकी वो डीप में पढ़ेंगे अपन, इसको सब आएगा ये। तो स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट हो गई है। तो किस किस पे लगती है, क्या लगता है एप्लीकेबिलिटी, मैंने एक बार ऊपर ऊपर से बता दी तुमको। और उसके बाद अभी देखो बेसिक्स ऑफ क्वालिटी, अब इसके अंदर ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, हालांकि ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में ही लेते हैं अपन ये वाला। बस एक तुम ध्यान रखो कि सीए कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में होगा ये अपना। देखो सीए कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली, एक और ब्रॉड व्यू देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्योरेंस सर्विस दे सकता है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है। अश्योरेंस के अंदर बाद में आते हैं नॉन अश्योरेंस, क्या होता है जहां पे उसको कुछ साइनिंग वगैरह की ऑथोरिटी नहीं है, बस काम करके देना है। कैसे किसी ने मुझे बोला है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा क्या, मेरे को बनाना नहीं आता, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है बना दूंगा, मेरे को साइन वाइन नहीं करने, बस तूने बोला इसलिए तेरे बना दी। कोई बोलेगा मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भर देगा क्या, भर दूंगा, इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न भर देगा क्या, भर दूंगा। मैं साइन वाइन नहीं कर रहा, कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये सब कुछ सही है, जो मैंने काम करा है वो बिल्कुल सही है, नहीं। जो उसने मुझे डाटा दिया वो मैंने करके दे दिया। जो उसने मुझे बोला इनकम टैक्स के अंदर मेरी 1 लाख की इनकम शो कर दे पीजीबीपी में, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम गेन बिजनेस के अंदर 1 लाख डाल दे सैलरी में और रिटर्न भर दे, तो ठीक है। उसने उसको क्योंकि रिटर्न भरना आता नहीं है इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। पर मैं कोई गवर्नमेंट को या स्टेक होल्डर को कहीं पे अश्योरेंस नहीं दे रहा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई सामने वाले जो मुझे डाटा दिया वो मैंने उसके लिए काम कर दिया, कोई काम परफॉर्म कर दिया। कहीं पे मैंने साइन वाइन करके अश्योरेंस नहीं दिया कि ये मैं कर रहा हूं, ओपिनियन दे रहा हूं कि ये बिल्कुल ट्रू फेयर है, ट्रू करेक्ट है, वो नहीं होता। तो ये नॉन अश्योरेंस सर्विसेज आती है। तो नॉन अश्योरेंस पे लगता है एसआरएस, में बताता हूँ एसआरएस क्या होगा बाद में बताएंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये एक तरह की सर्विस होती है अश्योरेंस सर्विस, एक तरह क्या होती है अश्योरेंस, जहां पे मुझे कोई है ना अश्योर करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने देखा ना कि अब वो जो आएंगे जो भी स्टेक होल्डर है, बैंक वगैरह, बैंक है, इन्वेस्टर या कोई भी है, तो वो एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मैं उनको अश्योर करूंगा कि ये भाई तुम रिलायंस लिमिटेड को लोन दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने इसके फाइनेंशियल चेक कर लिए, मैं साइन करके आऊंगा, ऑडिट रिपोर्ट लिख के आऊंगा ये सही है बिल्कुल, या नहीं है तो वो लिख दूंगा कि पर मैं वहां पे उसको अश्योरेंस दे रहा हूं सबको कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, जो भी वॉट एवर द केस, कि ये बिल्कुल सही है गलत, तो मैं अश्योर कर रहा हूं किस चीज पे। तो चाहे सर्टिफिकेट इशू करा मैंने, कोई सा सर्टिफिकेट इशू करा या ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, ये भी बाद में आएगा क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मल ऑडिट करने के बाद एक एंड में एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कोई गलतियां है या नहीं है, वो पूरी रिपोर्ट। या कोई एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, कोई आया कि हमारे यहाँ का स्टॉक चेक करके एक बार सर्टिफिकेट बना के दे दो स्टॉक सही है या नहीं है, क्योंकि बैंक को सबमिट कराना है। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाऊंगा, स्टॉक गिन लूंगा, स्टॉक को बुक से टैली कर लूंगा और फिर आप एक सर्टिफिकेट पे अश्योर कर दूंगा साइन करके कि मैं सब कुछ सही है, मैंने देख लिया सब कुछ सही है। वो सर्टिफिकेट मतलब मेरा अश्योरेंस हो गया। अब वो वाला सर्टिफिकेट जो जिसके लिए मैंने साइन करा वो बैंक में सबमिट कराएगा, ताकि बैंक वाला मान जाएगा कि भाई एक सीए ने सर्टिफाई करा है वो सर्टिफिकेट, तो इनका स्टॉक सही होगा, तो मैंने अश्योर करी है कोई चीज। तो अश्योरेंस भी 2 तरह की होती है, एक में किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो, उस पे अश्योर कर रहा हूं मैं कि हाँ बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। एक नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जनरली अभी अपन नहीं जाते उस पर अभी मैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पर फिर भी एक ऊपर से लेके चलो इंटरनल कंट्रोल्स, कि एक तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी ने बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो बना के दिया, उस पर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सर्टिफाई कर दिया, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं कि 1 साल कंप्लीट हो गया, उस पर मैंने साइन कर दिया। एक होता है नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट, पेंट ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई मुझे बोल रहा है कि इस चीज को सर्टिफाई कर दो, इस चीज को सर्टिफाई कर दो। लाइक होता है एक बेसिक एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल।
इंटरनल कंट्रोल, कोई कंपनी ने कंट्रोल लगाए होते, पॉलिसी इन प्रोसेसर, कंट्रोल छोड़ो इंटरनल कंट्रोल, पॉलिसी इन प्रोसेसर्स लगाए होते कि हमारी पॉलिसी है कि हम पहले चेक ये बंदा साइन करेगा, उसके बाद वो पास करेगा, फिर ये पास, मतलब कोई माल आएगा तो पहले माल का इंस्पेक्शन होगा गुड्स का, फिर इंस्पेक्शन होने के बाद क्वालिटी कंट्रोल में हम वेट चेक करेंगे, वेट चेक करने के बाद क्वालिटी चेक करेंगे, फिर कोई बंदा पे करने के पहले देखेगा, 4-5 जने ऑथोराइज करेंगे, तो एक प्रोसेस चल रहा है पूरा इंटरनल, उसको बोलते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कंट्रोल। तो वो हो गया कि वो बिल्कुल सही, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं नो, तो कोई बंदा आके बोल सकता है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल आप सर्टिफाई कर दोगे क्या, हम बोलेंगे हाँ मैं तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सर्टिफाई कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल सर्टिफाई करना वो आता है नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिव्यू ये आ जाएगा। तो अब जनरली अभी देखो एसेज होते हैं, अभी मेरे को तुमको मेन बताते हैं एसेज, कि जब भी तुम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करो, हिस्टोरिकल मतलब वो जो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गया, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 मार्च 2026, ये 1 साल कंप्लीट हो गया, मतलब वो साल कंप्लीट हो चुका है, अब तो हिस्ट्री बन गई, अब ऑडिट शुरू होगी यहाँ पे। पहले तो क्या साल कंप्लीट होगा ना कि हाँ भाई तुमने तुम्हारा काम धंधा सेल वगैरह कर लिया, अब यहाँ पे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च सॉरी, तो यहाँ पे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं ऑडिट शुरू करूंगा, तो ये डाटा क्या कहलाएगा, 1 साल हो चुका है, मैं इसकी ऑडिट अब करूंगा ना, इसकी यहाँ पे खड़ा होकर या इसकी ऑडिट करूंगा, तो वो हिस्टोरिकल डाटा है, तो उसकी जब मेरे को ऑडिट करनी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तब लगते हैं एसेज, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या बोलेंगे भाई, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये इशू करे हुए आईसीएआई ने अपने, कि भाई जब भी तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट करो, ये मेनली कंपनीज एक्ट वगैरह इनकी, तो आपको ऑडिट करते वक्त एसेस फॉलो करने। एसेस क्या होता है, एक गाइडेंस है, मान के चलो, क्या मान के चलो आप, एक तरीके से गाइडेंस। ही गाइडेंस हालांकि वर्ड पे मत जाना, एक तरह से एसएस फॉलो करना हमेशा मैंडेटरी होता है, गाइडेंस तो क्या होता है, गाइडेंस कंपलसरी नहीं होता, पर ये भी मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो कंपलसरी है फॉलो करना। जब भी आप ऑडिट करने जाओगे, आईसीए ने बहुत सारे ऐसे दे दिए, ऐसे 200, ऐसे 300, ऐसे 230, ये सब अपने कोर्स में है, ऐसे 200, ऐसे 300, ऐसे 230, ये बहुत सारे ऐसे थे। हर एक ऐसे के अंदर आईसीए ने बोल दिया कि जब भी तुम ऑडिट करने जाओ तो ये चीज़ें कंप्लीट करना, ये चीज़ें करना। अब जैसे आईसीए का एक ऐसे है, ऐसे 505, ये होता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। किसका होता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, कि वो बोलता है ऐसे कि जब भी तुम किसी की ऑडिट कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ आइटम होंगे, डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, बैंक का बैलेंस होगा, तो वो बोलता है तुमको इसको चेक कैसे करना है, ये सब बताता है वो, हर एक के अंदर बताता है। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेज दो। वो क्या बोलता है कि बैंक का आइटम चेक करना है, बैंक का बैलेंस, तो बैंक को एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेज दो लिख के कि बैंक भाई, एचडीएफसी भाई, तू बता कि तेरे यहाँ पे एक रिलायंस का खाता है, उसमें 5 करोड़ रुपए पड़े या नहीं पड़े। ये अपनी, क्योंकि रिलायंस लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें वो 5 करोड़ दिखा रहा है कि 5 करोड़ पड़े हुए, 5 करोड़ है हमारे बैंक में। तो एचडीएफसी से आके कंपेयर करेंगे, अपन कंफर्म कर लेंगे कि भाई बैंक भाई तू बता, इसमें तुमने इसके रिलायंस लिमिटेड में असली में 5 करोड़ पड़े नहीं पड़े तुम्हारे, या ये रिलायंस लिमिटेड झूठ बोल रहा है। तो हो सकता है रिलायंस में झूठ बोला, तो बैंक कंफर्म कर देगा। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेसर, ये ऐसे 500 बात बोलता है कि हर एक ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाना है इन चीज़ों के लिए, या ऐसा और कहीं पे भी लगा सकता है साथ में। ऐसे सेम बोलता है, ऐसे 230 बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आगे आएंगे सारे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब वो बोल रहा है एक तरह से अपने को ऐसे ही बोल रहा है कि 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसका नाम होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको जो भी माल मटेरियल मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं ना, सबकी डॉक्यूमेंटेशन करके रख लो, ताकि आप आगे प्रूव कर सको कि आपने ऑडिट सही करी है। क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने जो भी चेकिंग करी है, आपने कोई इनवॉइस चेक करा है, आपने किससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिए, क्लाइंट के कोई पॉलिसी प्रोसीजर थे, कहीं पर डिस्क्रिपेंसी मिली, उन सबको डॉक्यूमेंटेशन करके रख लो। तो ये अपन को आईसीआई सिखा रहा है ये सब कि ऑडिट कैसे करनी है, ऑडिट कैसे करनी है, करते हो क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसके लिए उन्होंने सबके लिए बहुत सारे एसेस तोड़ दिए कि हर के अंदर बताया कि ऑडिट ऐसे ऐसे करनी है, ऑडिट ऐसे ऐसे करनी। तो वो अपने कोर्स के अंदर है, मेनली वही है। ठीक है, ये सब मैं अभी एक बार फटाफट लूंगा, बाकी तुम पढ़ते जाओगे ना तब तक तुमको आता रहेगा अभी। ठीक है, शायद फर्स्ट क्लास में टाइम लगा रहा हूँ या जैसे भी, कि एक नॉर्मल तुमको बेस सेट करने के लिए। अब देखो कुछ टर्म्स जो ऑडिट शुरू करने के पहले एक बार पढ़ लेना, ऑडिट शुरू करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, ये सब टर्म्स। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है ऑडिट के अंदर, एक ऑडिट के अंदर क्या मतलब, जनरली एक कोई भी कंपनी होती है, रिलायंस लिमिटेड, तो मैंने बोला था ना, एक तो होता है मैनेजमेंट, एक होता है टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट मतलब हर एक का कंपनी का एक हायरार्की होती है, सबसे ऊपर शेयर होल्डर होते हैं,
शेयर होल्डर के नीचे अब तुम मान लो सीईओ सीएफओ, ये मान के चलो सीईओ सीएफओ डायरेक्टर्स ये होते हैं। इनके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, मतलब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट डी ले लो, या फिर अभी इसके ऊपर नाम लिख दो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो अब ये मार्केटिंग के अंदर एक मार्केटिंग का हेड होगा, मार्केटिंग का हेड होगा, इसका भी एक हेड होगा, इसका भी एक हेड होगा, और इसके नीचे मैनेजर होगा, इसके नीचे मैनेजर होगा। अब इनके नीचे लेबर्स होंगे, इनके नीचे लेबर्स होंगे छोटे छोटे। तो अब ये देखो, एक तो होता है टीसीडब्ल्यूजी और एक होता है मैनेजमेंट। तो अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पे भी डिसाइड नहीं कि किसको टीसीडब्ल्यूजी कहेंगे, किसको मैनेजमेंट कहेंगे, कि स्पेसिफिक इस मैनेजर को मैनेजमेंट कहेंगे, इस मार्केटिंग हेड को टीसीडब्ल्यूजी कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, स्पेसिफिक डिजाइन नहीं। पर एक नॉर्मल ओवरव्यू बता रखा है कि जो डे टू डे एक्टिविटी संभालता है ना कंपनी की, वो तो मैनेजर है। डे टू डे एक्टिविटी करता है वो मैनेजमेंट है। तो अब यहाँ पे मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, फाइनेंस हेड, परचेज का फाइनेंस का मैनेजर हो गया, परचेज का मैनेजर हो गया, मार्केटिंग का मैनेजर हो गया, जो डे टू डे एक्टिविटी संभालता है, थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग उसके पास है नॉर्मल। कहीं पे भी एग्जैक्ट ये नहीं बता रखा कि ये बंदा कि मैनेजर को ही अपन मैनेजमेंट कहेंगे, इस वाले हेड को अपन टीसीडब्ल्यूजी कहेंगे, वो नहीं। तो उन्होंने डेफिनेशन में दे दिया। डेफिनेशन क्या दे दिया? जो मैनेज कर रहा है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटिटी के ऑपरेशन संभालने की। तो जो मैनेज कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन, तो ये लोग डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करें ना, ये मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजर, हेड मैनेजर, फाइनेंस हेड, परचेस हेड। अब इनके नीचे लेबर क्लास आ गया, मतलब वो एग्जीक्यूटिव नहीं बचे। एग्जीक्यूटिव होता है तो सुपीरियर टाइप, वो नहीं बचे, फिर वो लेबर क्लास आ गए, उनको छोड़ो, ये तो ऑपरेशन के बंदे। तो अब जो थोड़े एग्जीक्यूटिव टाइप है, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये मैनेजमेंट है। ये कहलाएगा मैनेजमेंट। अब इनके ऊपर जो केवल रेगुलर बिजनेस, हर एक धंधे को बिल्कुल ध्यान से, हर एक चीज को, ऑपरेशन को मैनेज नहीं कर रहे डे टू डे ऑपरेशन, वो केवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बना रहे कि कंपनी का विजन ही होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए, बड़ी बड़ी ओवरव्यू देख रहे कि जनरली हमको ये करना है, ऐसा बिजनेस ऐसा करना चाहिए। स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव, विजन बना रहे कि वो डायरेक्शन दे रहे कंपनी को, तुम ऐसे करो, वो बता देते मुंह से बता देंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, स्ट्रेटेजी दे दी। अब ये मैनेजमेंट उस स्ट्रेटेजी को ध्यान से संभालेगा, नीचे वाले लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो केवल स्ट्रेटेजी दे रहे कंपनी को, केवल मेन चीजों में सीईओ सीएफओ डायरेक्टर, ये होंगे टीसीडब्ल्यूजी। क्या कहलाएंगे? टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। बहुत से केसेस में टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट होता है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, माइक मान लो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी में सीईओ ही गाइडेंस बना रहा है, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी, और सीईओ ही उसको इंप्लीमेंट वगैरह कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो छोटी छोटी कंपनियों में ये भी होता है कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एक ही है। बस दो टर्म दे दिए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जो डे टू डे बिजनेस को मैनेज करता है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा हाई लेवल वाला बंदा, वो मैनेजमेंट। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म प्लान स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कि लॉन्ग टर्म प्लान स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव विजन क्या होना चाहिए कंपनी का, वो टीसीडब्ल्यूजी हो गया। टीसीडब्ल्यूजी सुपरवाइज, कंट्रोल, डायरेक्शन देता है, एंटिटी को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है ऊपर ऊपर से। ठीक है ना। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका क्या काम होता है कि बस एंटिटी का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ प्रॉफिट तक पहुंचाना है, तो अब उसको जैसे तैसे डायरेक्शन स्ट्रेटेजी बना के, प्लान्स बना के 1 करोड़ ऑब्जेक्टिव तो बनाना है। ठीक है ना। विथ रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव, उसको ये भी फुलफिल करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल रिलायबल हो। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के सबको बांटना, वो बिल्कुल अच्छे रिलायबल होने चाहिए। एंटिटी का ऑपरेशन बिल्कुल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो खुद नहीं करेगा पर लोगों से करवाएगा। कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, कि मतलब लॉ एंड रेगुलेशन जितने भी है वो कंप्लाई होने चाहिए। अब जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये टीसीडब्ल्यूजी में गिने जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस मैंने तुमको बता दिया था। जब भी आप, वो आएगा आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में, अभी मेरे को बस बेस सेट करना है। आप जब ऑडिट करने जा रहे हो, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, मैथ्स वाइज किसी के साइड नहीं रह रहा, चाहे वो मेरे चाचा फूफा कुछ भी हो। वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर तो स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है, और आईसीआई भी बोलता है जहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो वो ऑडिट करनी नहीं है। कंपनीज एक्ट भी बहुत सारे स्पेसिफिक केस डिफाइन कर देता है। आपने सोचो किसी से लोन ले रखा है 10 करोड़ का, अब आप उसी की, आपने बीइंग एन ऑडिटर, आप कौन हो? ऑडिटर पप्पू भैया। आप कौन हो? पप्पू भैया, ऑडिटर। पप्पू भैया को अपनी ऑडिट सिखाएंगे इस बार, पप्पू भैया। और यहाँ पे है ना एक पिंकी है, यहाँ पे एक पिंकी है। यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन थोड़ा अच्छा है, रिलेशन थोड़ा अच्छा है। ठीक है ना। तो आपको ना पप्पू भैया जैसे यहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हैं, पिंकी दीदी एक कंपनी संभाल रही है, अपनी दीदी है, पप्पू की दीदी नहीं है। ठीक है ना। पप्पू भैया की दीदी अपनी है केवल। तो यहाँ पे एक कंपनी चला रही है, रिलायंस ही मान लो। ठीक है।
तो अब यहाँ पे पप्पू भैया इसकी ऑडिट करने जा रहे, ऑडिट करने जा रहे। वो पिंकी दीदी, इसको कोई मिली, पप्पू भैया को कोई फ्रॉड मिल गया, कंपनी के अंदर कोई गलती मिल गई कि आपने 1 करोड़ की सेल ज़्यादा करेगी। पिंकी दीदी एक ही बार बोलेगी, मुंह पे हाथ फेर के, ऐसे क्या कर रहे हो। पप्पू भैया अपनी सारी फाइंडिंग भूल जाएंगे, बात खत्म। तो इंडिपेंडेंस इशू आ जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप इसकी ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वरना आप वो जो बोलेगी वही आप रिपोर्ट पे लिख के दोगे, भाई तुम्हारी रिपोर्ट आगे जाएगी बहुत दूर दूर तक, ऐसे हर कुछ नहीं चलेगा। सेम ही मान के चलो, पप्पू है यहाँ पे, उसका भाई है, तो भाई की भी ऑडिट कैसे कर लेगा, रिश्तेदार है, नहीं कर सकता। या कोई बेसिक नॉन रिलेटेड पार्टी है, पर नॉन रिलेटेड पार्टी से उसने 10 करोड़ का लोन ले रखा है, तो भाई पप्पू भैया ने खुद ने इस कंपनी से लोन ले रखा है या लोन दे रखा है, कुछ भी केस के अंदर, तो इंडिपेंडेंस इशू आ गया कि यार इस कंपनी से मेरे बाकी ट्रांजेक्शन भी है, मैंने इससे लोन लेता हूँ देता हूँ, घर जैसा रिलेशन है, या फिर अगर मैंने इसको गलत फाइंडिंग दे दी तो हो सकता है तो मेरे से लोन ले ले, या फिर मेरे को लोन रीपे ही ना करे, कि अगर मैंने सच में लिख दिया कि इसकी कंपनी खराब है, तो ये नाराज होकर ना, तो मेरे या तो मेरे से लोन ले रखा है तो मेरे से वापस ले लेगा, या इसने मैंने इसको लोन दे रखा है तो मैं लोन रीपे ना करे, या मैंने इस कंपनी के शेयर में खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है। रिलायंस लिमिटेड है, यहाँ पे मैं पप्पू हूँ, मैंने इस कंपनी के खुद के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में, कि मेरे पास 1 करोड़ की तो होल्डिंग है इसके शेयर की, 1 करोड़ की। अब मेरे को पता है कि अगर मैंने कोई एडवर्स फाइंडिंग दे दी, मतलब कोई दे दी कि इस कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, इस कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी ना कंपनी की, तो पूरी बाद में शेयर की वैल्यू, तो भाई मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो सकता है मेरा भी 40 लाख का ही रह जाए, 60 लाख का मेरे को लॉस हो जाए, तो मेरा इंडिपेंडेंस इशू आ गया यार, मैं रिलायंस के बारे में कुछ गलत नहीं लिख पाऊंगा, इंडिपेंडेंस इशू आ गया, तो वो इंडिपेंडेंस वापस जाते हैं अपन। तो इसलिए ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जजमेंट ऑफ ए पर्सन, मेरा जो जजमेंट है ऑडिटर का, शुड नॉट बी, ये वाला साइन है ना, इसको एरो की तरह रीड करना, ये वाला साइन है ना, वो इसको एरो, ऐसा होता है ना एरो, ये वाला एरो, इसको ऐसे रीड करना। तो जजमेंट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। जो अनदर पर्सन बोल रहा है उसकी जो विश वगैरह है वो ऑडिटर पे ना थोपे, ऑडिटर पे ना थोप पाए, ऐसा होना चाहिए। मेरा जजमेंट में मेरा पर्सनल जजमेंट अलग रखूंगा, सामने वाले के जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा मैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस माइंड से भी होनी चाहिए, दिमाग से भी सोच के कि माइंड कि हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मेरे को अपीयर भी ऐसे होना है, फिजिकली उनके सामने जाके अपीयर भी ऐसे होना है कि मैं असली में इंडिपेंडेंट हूँ। किसी को फिजिकली मेरा अपीयरेंस नहीं लगना चाहिए कि मैं एक के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, एक की बात मान रहा हूँ, नहीं, अपीयरेंस से भी ना। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड भी होना चाहिए कि मैं माइंड से भी इंडिपेंडेंट हूँ, फिजिकल अपीयरेंस से भी इंडिपेंडेंट, दोनों माइंड से भी और फिजिकल अपीयरेंस दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए मैं। टाइप ऑफ ओपिनियन ये आएगा अपने, एक पूरा चैप्टर इस ओपिनियन वाले चैप्टर पे, पर मैं एक तुमको बेस सेट करने के लिए बनाना पड़ेगा मुझे। अभी बता देख लो, ऐसे 700 ऐसे 705 में ना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो वो डील करते हैं इससे टाइप ऑफ ओपिनियन। अब इसमें क्या है, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट पूरी खत्म कर लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट पूरी खत्म कर लेगा ऑडिट, तब उसको फाइनली इस कुछ रिपोर्टिंग्स देनी होगी। फाइनली अब उसको बताना पड़ेगा ना ऑडिट रिपोर्ट पूरी इशू करके कि क्या क्या गलतियां है, क्या क्या गलतियां नहीं है, कैसे फलाना डिग्री, सब बताना पड़ेगा। तो ऐसे 700 लगता है, ये मैं बता रहा हूं अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन मतलब बिल्कुल सही सटाक, सब कुछ अच्छा है। क्या सब कुछ अच्छा है? सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। एक रीजनेबल अश्योरेंस दे दूंगा मैं, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी गलती नहीं है कहीं पे भी, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। ऐसे 705 का लगता है, 705 क्या लगता है भाई? ऐसे 705 लगता है, मतलब एक तो ये ट्रू एंड फेयर है, यहाँ पे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन में बता दूंगा बिल्कुल सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। पर अगर कहीं पे गलती मिल गई मुझे, मतलब यहाँ पे सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, मतलब ट्रू एंड फेयर है, अगर मुझे कहीं गलती मिल गई तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या बोलेंगे भाई? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब ये भी 3 तरह की जाएगी, मतलब उसके अंदर एक तरीके से, मतलब क्वालिफाइड की जगह यहाँ पे मॉडिफाइड कर लो, एक वर्ड करो, सॉरी इसको एक काम करो, इसको काट के मॉडिफाइड कर दो एक तरह से, मतलब वो भी चलेगा पर ये मॉडिफाइड ज़्यादा सही है। मॉडिफाइड, ये तो अनमॉडिफाइड थी, ये मॉडिफाइड है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन आगे नीचे 3 तरह की होती है। एक तो अनमॉडिफाइड, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही, और नहीं कुछ गलत है, तो अब गलत कितना बड़ा है, कितनी बड़ी चीज़ गलत है वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब गलत में अंदर हो सकता है या तो क्वालिफाइड हो, या एडवर्स हो, या डिस्क्लेमर हो। अगर छोटी गलती है एक तरीके से क्वालिफाइड कर देंगे कि छोटी गलती है, ठीक है चलो, मतलब कि एक स्पेसिफिक बोल देंगे कि इसके अलावा बाकी सब सही है, केवल एक लोन गलत है, बाकी सब सही है। एडवर्स मतलब बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, कि मतलब इतनी बड़ी गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल चुका है पूरा, तो उसमें लिख देंगे भाई तुम्हारा मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है मटेरियल वाला, मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, हम नहीं सह पाएंगे, सबको हम नहीं सह पाएंगे, हम रिपोर्ट हटा रहे हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट मतलब एडवर्स इशू कर रहे हैं कि नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता भाई ये सब।
एक है तीसरा वाला डिस्क्लेमर कि भाई तुम लोगों ने मुझे एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं करने दी है, तुम लोगों ने मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मैं मांग रहा हूँ मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दो, ये बुक्स ला के दो, ये इनवॉइस ला के दो, तुम दे ही नहीं रहे हो, तुम दे ही नहीं रहे हो मेरे को वो, तो मैं ऑडिट कैसे करूँ? तो वहाँ पे लग जाएगा डिस्क्लेमर कि भाई मैं एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। तो क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ये यहाँ पे ये केसेस हो गए यहाँ पे। अब ये देखो, अब कब एक तो जब कुछ भी गलती नहीं हो अनमोडिफाइड लग गया, और अब एक फिर उसके बाद या फिर मॉडिफाइड के अंदर क्या होगा? मॉडिफाइड के अंदर एक तो या तो हो गया क्वालिफाइड, एक हो गया एडवर्स, बड़ी छोटी गलती बड़ी गलती, या फिर मेरे को कुछ ढूंढने का तुमने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं, मैं चेक कैसे कैसे बता दूं कि गलत है या सही है? ना गलत है ना गलत सही है, डिस्क्लेमर। ये क्या हो गया? डिस्क्लेमर कि मेरे को तुमने एविडेंस नहीं दी कुछ चेक करने के लिए। तो क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड कब लगता है? जब कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता हो, मिस स्टेटमेंट मतलब गलती मान के चलो, अभी गलती चेक करता हूं, पर वो गलती क्या है? मटेरियल है, मतलब मटेरियल मतलब थोड़ी सी बड़ी गलती है कि वो गलती भी लोन के अंदर निकली, बड़ी गलती है, बट नॉट परवेसिव, नॉट परवेसिव। ये विषय मेरे को अभी नहीं समझाना चाहिए शायद तुमको, अभी छोड़ दो, मतलब जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाद में आएगा अच्छे समझ में, पर अभी भी कोशिश कर लेना चाहिए। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मैं बताता हूँ क्या है। मटेरियल प्लस परवेसिव, यहाँ पे मटेरियल एंड नॉन परवेसिव, यहाँ पे मटेरियल एंड परवेसिव, यहाँ पे नॉट ऑब्टेन साई, हमको साई मिले ही नहीं है, सफिशिएंट साई मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले अभी तक। ये सब बाद में आएगी, अभी बस बेस सेट करना है मुझे तुम्हारे दिमाग में, इतना लोड मत लेना जो कि सही ये नहीं आए, वर्डिंग ज़्यादा हो गई। बेस सेट करना है कि तुम्हारे दिमाग में वर्डिंग सेट हो जाए, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, बाकी तो डिटेल अप करेंगे ना यार, टेंशन क्या ले रहे हो, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है बस एक बेसिक सी। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देनी? गलती की गलती है लोन के अंदर जो आपका अमाउंट था ना, ऐसे आपने लोन लिखा है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर टोटल असेट थे 500 करोड़ के, टोटल बैलेंस शीट में कितने असेट थे? 500 करोड़ के आपके टोटल बैलेंस शीट में असेट्स थे, उसमें से इन्वेंट्री थी आपकी 5 करोड़ की, इन्वेंट्री थी 5 करोड़ की। तो यार ये मटेरियल तो है, थोड़ी बहुत मटेरियल तो है, पर परवेसिव नहीं है। मटेरियल मतलब क्या है? मटेरियल मतलब कि हाँ यार थोड़ा बड़ा अमाउंट टाइप तो है ही ना यार, 5 करोड़ मटेरियल अमाउंट तो है ना, थोड़ा 500 में से 5 करोड़, यहाँ पे गलती थोड़ा 5 करोड़ बड़ा अमाउंट कंपेरेटिवली, तो मटेरियल तो है, मटेरियल है, पर केवल असेट, यहाँ पे केवल एक स्पेसिफिक बताता हूँ, चलो इन्वेंट्री में गलती थी, 500 करोड़ की टोटल असेट थी बैलेंस शीट में, उसमें 5 करोड़ की इन्वेंट्री गलत थी, मतलब 5 करोड़ मटेरियल है, पर परवेसिव क्या नहीं है? मतलब परवेसिव मतलब जो पूरी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रहा हो बहुत बड़ा, कि या तो जैसे 5 करोड़ में से तुम मान लो कोई, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, अब तुम मान लो कि इसके अंदर ये इन्वेंट्री भी गलत है, डेटर भी गलत है, फिक्स असेट भी गलत है, इन्वेस्टमेंट भी गलत है, लगभग बैलेंस शीट का बहुत मेजर पोर्शन गलत है, या फिर इन्वेंट्री अकेली जैसे 500 करोड़ टोटल असल असेट थी, 500 करोड़ में से तुम मान लो 400 करोड़ तो इन्वेंट्री थी, 400 मतलब परवेसिव मतलब लगभग पूरी बैलेंस शीट ही खत्म कर दी, 500 करोड़ की बैलेंस शीट में से 400 करोड़ की इन्वेंट्री खराब है, मतलब परवेसिव इफेक्ट है। परवेसिव मतलब एज ए होल बैलेंस शीट एज ए होल ही लगभग पूरी बैलेंस शीट खत्म है, ठीक है ना। तो या फिर केवल 5 करोड़ की, 5 करोड़ में 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ की इन्वेंट्री गलत है, हम बोल रहे गलती है, हम भी बोल रहे गलती है, ठीक है, 5 करोड़ 500 करोड़ में से 5 करोड़ की इन्वेंट्री गलत है, हम भी बोल रहे गलती तो है, उसमें हम भी नहीं पलट रहे हैं, पर उसके अंदर गलती के अंदर वो परवेसिव नहीं है कि बाकी पूरे बैलेंस शीट को बहुत सारे आइटम्स को अफेक्ट कर रही है, नहीं 500 में ठीक है, तो हम क्वालिफाई कर देंगे कि ये केवल इन्वेंट्री गलत है, बाकी सब सही है, इन्वेंट्री गलत बाकी सब सही। पर अब यही होता है कि 400 करोड़ की इन्वेंट्री गलत है, मतलब लगभग बैलेंस शीट ही खत्म हो गई यार, 500 में से 400 करोड़ तुमने खत्म कर दिए बैलेंस शीट, मतलब परवेसिव इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है पूरी बैलेंस शीट। या फिर बैलेंस शीट में डेटर भी गलत है, इन्वेंट्री भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, मतलब अच्छा खासा परवेसिव, बहुत सारी बैलेंस शीट का मेजर पोर्शन, बैलेंस शीट का मेजर पोर्शन यूं ही खत्म हो चुका है, मतलब गलत है। तो उस केस के अंदर मतलब बहुत बड़ी गलतियां, मटेरियल भी है और परवेसिव इफेक्ट भी है, परवेसिव इफेक्ट, तो वो एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर मैंने बता ही दिया, सामने वाला मुझे डाटा ही नहीं दे रहा ऑडिट करने के लिए, बुक्स नहीं दे रहा, कंफर्मेशन नहीं लेने दे रहा किससे, मैं बोल रहा हूँ मेरे को तेरे बैंकर से मिला दे, मिला नहीं रहा, तो मैं ऑब्टेन ही नहीं करे एविडेंस, क्या करूँ? मैं बोल रहा हूँ भाई मैं कोई ओपिनियन ही नहीं दूंगा, मैं कोई ओपिनियन दूंगा ही नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो क्या लिखा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ ओपिनियन, क्या ओपिनियन क्या क्या जनरली इशू कर। देखो अभी याद नहीं, कैसे कि सर याद नहीं हो रहा है सब, अभी रुको, ये सब बेस सेट करना है मुझे, बस एक बारी की समझने की कोशिश करना अच्छे से, क्योंकि उसके बाद सब कुछ डिटेल में आएगा बाद में। एफआरएफ क्या होता है? ये होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या होता है?
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तुम्हारे कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे एक और होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो बड़ी कंपनी पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, छोटी कंपनी पे एस लगते हैं। अभी ये देखो लिमिट तुमको नहीं पता हो तो भी लिखना, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, मतलब जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। बैलेंस शीट और पी&एल किससे बनते हैं, किसको ध्यान में रख के बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनते हैं ना, या इंडेस को ध्यान में रख के बनते हैं, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इंडिया के अंदर एस इंडेस लगते हैं, आउटसाइड इंडिया IFRS लगता है। आउटसाइड इंडिया जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पे है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यूएस के अंदर US गैप लगते हैं। तो ये सब कहलाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमेशा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल मतलब जो इंडिया का लॉ बोलता है ना, इंडिया के लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अपने यहाँ पे एस और इंडेस से बनाने चाहिए, अपने यहाँ पे कोई IFRS के हिसाब से तो नहीं बना के देगा। सो स्टैंडर्ड्स यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो तरह की होती है, ये बाद में पढ़ेंगे। इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन थ्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बाद में आएगा। फेयर एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये बाद में आएगा, बस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पता पड़ गया ना, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। अब एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी अपनी कंपनी पे एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट के अंदर जनरली होता है, छोटी कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, और एक टर्नओवर और वो ग्राफ सब बढ़ जाती है, लिस्टेड एंटिटी हो जाती है, तो इंडेस लगता है। तो अब दोनों लगते हैं, मतलब इंडिया के अंदर दोनों लगते हैं। तो अब समझ लो किसी कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में हमेशा इंडेस लगता है, इंडेस के हिसाब से उसको अपने अकाउंट्स P&L बैलेंस शीट बनाने हैं। तो वो कोई बंदा जिस पे इंडेस लग रहा है, तो क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस के हिसाब से बना सकता है क्या फाइनेंशियल? नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तेरे पे इंडेस लगता है तो इंडेस लगाना भाई, तू क्यों? या फिर वो IFRS जो आउट ऑफ इंडिया के लगते हैं, नहीं भाई तो वो नहीं लगाना। तेरे पे जो एप्लीकेबल असली के अंदर है वो ही लगाना एक्सेप्टेबल। तो एप्लीकेबल जो प्रेजेंट और प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कैसे हो सकता है एप्लीकेबल एफआरएफ? या तो लॉ एंड रेगुलेशन खुद बता दे। लॉ एंड रेगुलेशन इंडिया में बताता है, इंडिया के अंदर जनरली खुद ही बताता है कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट भी हालांकि बता देता है कि आप पे इंडेस लगेगा, क्या लगेगा, या फिर कैसा। शेड्यूल 3 खुद भी एक फ्रेमवर्क है, आप एफआरएफ खुद भी एक फ्रेमवर्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वो शेड्यूल 3 भी बताता है कंपनीज एक्ट का। तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट खुद फॉलो करना है तो खुद है। या तो लॉ एंड रेगुलेशन बता देगा कि तुम्हारे पे ये एप्लीकेबल है, और लॉ एंड रेगुलेशन कहीं पे नहीं बता रहा, कहीं पे लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बता रहा, तो वो मैनेजमेंट TCWC देख लेगा अपने दिमाग को एनालाइज करके कि ये वाला एक्सेप्टेबल है हमारी एंटिटी के नेचर के हिसाब से, ठीक है ना, वो छोड़। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? मिस स्टेटमेंट मतलब कोई भी गलती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती। और ये इसका पूरा ऐसे अपना ऐसे 450 पूरा आएगा इसको। बस अब ये देख लो कि मिस स्टेटमेंट में देख लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा आइटम है जो गलती है, जो नॉट ट्रीटेड करेक्टली, कुछ सही तरीके से नहीं करा। सेल्स उन्होंने ज़्यादा कर रखी है, प्रॉफिट कम दिखा रखा है, परचेस ज़्यादा दिखा रखी है, किसी आइटम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में डाला हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में डाला हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट सही नहीं लगाई हुई है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सही नहीं करा है, कुछ भी गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ भी गलती, तो बस तो कोई भी अमाउंट, तो इसको जनरली बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन, इसको बस डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी रिपोर्टेड इन एफएस वर्सेस एसीपीडी रिक्वायर्ड इन एफआरएफ। ओवरऑल क्या है, अभी ये बाद में आएगा, पर अभी इसका मतलब क्या हुआ, एसीपीडी मतलब अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इनमें से किसी भी चीज में गलती, अमाउंट गलत लिख रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी चीज को, अमाउंट मतलब 500 की चीज 1000 की दिखा रखी है, क्लासीफाई मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखा रखा है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और लगा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, किसी चीज को इधर प्रेजेंट करना था, नीचे है शेड्यूल 3 के हिसाब से वो नीचे प्रेजेंट होनी थी, उसको ऊपर प्रेजेंट कर रखा है, तो प्रेजेंटेशन गलत है। तो असली में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, मतलब जो इंडेस, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो एस इंडेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं कि असली में ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर तुमने दूसरे तरीके से करा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि तुम क्या बोलते हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है। तुम दोनों ने अगर कोई गलती है, मतलब दोनों सेम ही होने चाहिए ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है वही तो तुमको करना है, पर नहीं, दोनों में कुछ डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोल रहा है और तुमने ऐसा करा, तो ये बीच का जो गैप है वो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो वो ये अमाउंट क्लासीफाई कि 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना था किसी मशीनरी पे, ऐसा एफआरएफ बोलता है, तुमने लगाया 2 साल के हिसाब से, तो डिफरेंस हो गया ना। तो ये देखो कोई भी डिफरेंस अगर हुआ जो तुमने असली के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा, असली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा वर्सेस असली में फाइनेंशियल करा, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोलता था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोलता था, जो शेड्यूल 3 इंडेक्स वगैरह बोलता था,
तो उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है ना वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट, जो कहलाएगा मिस स्टेटमेंट। इट कैन बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड, वो चाहे एरर भी हो सकता है कि गलती से हो गया, या फिर मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकता है। ध्यान रखना, मिस स्टेटमेंट मतलब एरर से भी हो सकता है, फ्रॉड से भी। या तो जानबूझ के करा तो फ्रॉड है, कि जानबूझ के कंपनी मैनिपुलेट करना चाहती थी इन्वेंट्री की वैल्यू या कुछ भी, तो वो फ्रॉड हो गया। पर नहीं, गलती से हो गया, करने की इच्छा नहीं थी, गलती से हो गया, तो वो एरर हो गई। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? ये तो मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मतलब एक तो मिस स्टेटमेंट, कोई सी भी गलती हो मिस स्टेटमेंट तो है, पर मटेरियल कब कहलाएगी? जब बहुत बड़ा हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा गलती हो गई, यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बहुत बड़ी गलती मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब कोई भी ऐसी गलती जो नॉर्मली एक यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन हिला दे। बाद में पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा क्लासेस के अंदर कि, पर इतना तुम सोच के चलो, एक मिस स्टेटमेंट थी 500 रुपए की, 500 रुपए, एक मतलब 1000 करोड़ की कंपनी थी, 1000 करोड़ की कंपनी मान लो रेवेन्यू, 500 रुपए का रेवेन्यू गलत दिखा दिया उसने, मिस स्टेटमेंट है 500 रुपए का। मटेरियल है क्या, कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ ठीक है दिखा दिया, छोड़, भाड़ में, क्या क्या फर्क पड़ा क्या? ये हमेशा डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, अमाउंट के हिसाब से नहीं, रिलेटिव साइज देखो। अब यही समझो, कंपनी का टर्नओवर होता है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, तो 500 रुपए तो मटेरियल हो गया भाई, 50% तो मटेरियल है। पर अब ये अभी 1000 करोड़ की कंपनी है, उसमें से 500 रुपए का रेवेन्यू गलत था, मिस स्टेटमेंट है मान रहे हैं हम, इसने सेल्स गलत रिकॉग्नाइज कर ली, मिस स्टेटमेंट, पर कोई मटेरियल लिखा नहीं, छोड़ो ना, कोई ध्यान नहीं देगा। पर यही अगर 8000 करोड़ का अगर होता प्रॉफिट, तो अभी तुम चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसको कोई बोल दे कि 1000 करोड़ की गलती है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो रिलायंस में, तुमको बोलते भाई 1000 करोड़ का टर्नओवर गलत है, उसमें 500 रुपए की सेल तो है ही नहीं, 1000 करोड़ में 500 रुपए की सेल तो गलत है। तो दिमाग खराब है क्या? डाल पैसा, मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं तो डालूंगा पैसा, बीइंग एन इन्वेस्टर, 500 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा कोई डिसीजन नहीं लेगा, इन्वेस्ट करना है तो करूंगा मैं, ठीक है। अब कोई बोल दे तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो कि भाई 1000 करोड़ में से 800 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने गलत रिकॉग्नाइज कर रखा है, 800 करोड़ का 1000 में, तो भाई इतना बड़ा अमाउंट, तो तुम क्या कंपनी में अब इन्वेस्ट करोगे? तुम्हारा यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन हिल गया, अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ भी डिसीजन हिल गया मेरा। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो मेरा इकोनॉमिक डिसीजन हिला सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन, कि भाई इतना मेरे को देख के लग गया कि यार, अब वो अमाउंट का स्पेसिफाई नहीं है सब चीजें, पर देख के लग गया कि नहीं भाई, मतलब 1000 करोड़ में से 800 करोड़ की सेल तो गलत है, मतलब बहुत मटेरियल मिस्टेक है, अब मैं नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट वगैरह नहीं करूंगा, ना लोन दूंगा इसको, तो वो मटेरियल हो गया कि मेरा इकोनॉमिक डिसीजन हिल गया। एक और देख लो, मेनली यही है, ये तो मैं शायद बाद में पढ़ाऊंगा ऑडिट प्रोसीजर्स, तो अभी नहीं लेते इसको। पर रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ये देख लो एक बार। रीजनेबल अश्योरेंस मींस, और अश्योरेंस में बोला ना कि ऑडिटर क्या करता है, हमेशा अश्योरेंस देता है किसी चीज पे, अश्योरेंस देता है कि ये सब सही है या नहीं है, मतलब जब भी ऑडिट कर रहा है तो एक तरह की अश्योरेंस दे रहा है। तो ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता। मतलब क्या डिफरेंस क्या हुआ सर? रीजनेबल मतलब क्या, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? 100% अश्योरेंस, मतलब गारंटी, बिल्कुल गारंटी दे देगा। देता है क्या ऑडिटर? नहीं देता, नहीं ऑडिटर नहीं देता कि गारंटी दे दी, उसने चेक करा उसके बाद गारंटी दे दी कि सब कुछ सही है भाई, इसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकती, सब कुछ सही है, मैंने चेक करके साइन कर दिया ना, 110% सही है, कुछ गलती हो ही नहीं सकती, कुछ गलती नहीं, मैंने चेक करके साइन दे दिया, कुछ गलती नहीं है, गारंटी है। ये कंपनी में जो जो एक एक फिगर लिखा है सब कुछ सही है, एक एक पॉइंट का डॉट भी सब कुछ सही, गारंटी कि कंपनी चलेगी, बिल्कुल लंबी चलेगी, सब कुछ सही है। ऑडिटर कभी गारंटी नहीं देगा, गारंटी नहीं देगा भाई। हो सकता है कोई भी, उसकी हमेशा आगे पढ़ेंगे अपन, ऑडिट की भी एक लिमिटेशंस होती है, ऑडिट की लिमिटेशन होती है, गारंटी नहीं दे सकता मैं, मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं मैं। इट्स ए हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट ए गारंटी, मतलब मैं हाई लेवल की एश्योरेंस दे रहा हूं, हाई लेवल एश्योरेंस, हाई लेवल अश्योरेंस, मैं बहुत हाई लेवल की अश्योरेंस दे रहा हूँ, हाई लेवल की, पर वो गारंटी नहीं है, मतलब नॉट 100%, कि भाई हो सकता है मेरी ऑडिट करने के बाद भी कोई फाइनली कोई गलती बची हो, मैंने पूरा दिमाग लगा के अच्छे से जितनी कर सकता था करी, पर हो सकता है कि मैनेजमेंट ने मेरे से कुछ छुपाया हो, या कोई भी बाद में लॉ एंड रेगुलेशन बाद में कोई नया आ गया हो, कोई नई चीज़ आ गई हो सामने, कुछ भी ऐसा हो, आगे लिमिटेशन आएगी, क्यों ये सब हो सकता है। तो मैंने मेरी तरफ से हाई लेवल की अश्योरेंस दे रहा हूँ, पर गारंटी तो नहीं है, ये चीज़ गारंटी तो नहीं है। हाई बट नॉट अश्योरेंस, हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल अश्योरेंस, ठीक है। ऑडिटर हमेशा ट्रू एंड फेयर देता है, हमेशा क्या देगा? हमेशा ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है। ये भी बताना चाहिए क्या तुमको? बस एक बार चलो ऊपर ऊपर देख लो,
ऑडिट प्रोसीजर, जब भी अपन को ऑडिट करनी होती है, बाद में आएंगे सब कुछ, ये तो मैं ऑडिट करनी होती है ना, तब कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, रिस्क असेस करना, फिर बाकी के दूसरे प्रोसीजर, एक और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसको कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वैसे तो, FAP, ये होता है RAP, रिस्क असेस प्रोसीजर, कि जब मेरे को ऑडिट करनी होगी सबसे पहले मैं रिस्क को असेस करूंगा, मतलब ये प्रोसीजर्स आएंगे कि रिस्क को ढूंढूंगा, इसको क्या कहते हैं, रिस्क को ढूंढना, क्या कहते हैं, ढूंढना, कि मैं रिस्क को असेस कर रहा हूँ, किस किस एरिया में रिस्क हो सकती है, फिक्स असेट में यहाँ रिस्क हो सकती है, लोन में यहाँ पे रिस्क हो सकती है, सेल में इतनी रिस्क हो सकती है, अरे नहीं परचेस की सही होती है, परचेस में नहीं, तो मैंने रिस्क को असेस करा, इसमें सेल्स में, परचेस में, लोन में, यहाँ पे इतनी रिस्क हो सकती है, रिस्क ढूंढा। अब रिस्क अगर मिल गई या फिर कुछ हो गया या फिर नहीं भी मिली, तो ये तो मैंने रिस्क ढूंढा, अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, बाकी मैं रिस्क ढूंढने की कोशिश करी, अंडरस्टैंडिंग रही, कंपनी के बारे में समझ रहा हूँ, कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है, कंपनी FMCG कंपनी है, यहाँ पे ये रिस्क होती है, FMCG में एक रिस्क हो सकती है कि इनकी इन्वेंट्री जल्दी ऑब्सोलीट हो जाए, जल्दी खराब हो जाएगी, तो ये रिस्क हो सकती है। अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा रिस्क को ढूंढने के लिए या फिर पकड़ने के लिए, ठीक है ना, और बाकी फर्दर प्रोसेस लगाऊंगा, क्या हो सकते हैं वो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए बताऊंगा, कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए मैं लगाऊंगा, या फिर किसी आइटम्स को सब्सटेंटिवली चेक करने में, बहुत डिटेल में, यहाँ पे केवल पॉलिसी एंड प्रोसीजर चेक करूंगा मैं, ये सब अभी समझा नहीं रहा हूँ मैं, ये अभी लोड मत लेना, मैं बता रहा हूँ किस तरह के प्रोसीजर होते हैं। सब्सटेंटिव मतलब किसी चीज़ को डिटेल में चेक करना, बहुत डिटेल के अंदर एक एक इनवॉइस वगैरह चेक करना, सब कुछ चेक करना, वो इसमें भी दो तरह से तोड़ा हुआ है, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल के अंदर केवल कंपैरिजन करना, पिछले साल 500 रुपये का सेल्स था, इस बार 800 रुपये का सेल है, क्यों बढ़ा, अपने 800 रुपये का सेल है, दूसरी एंटिटी है अपने लेवल की, उसमें तो 500 रुपये का सेल ही होता है, तुम ज़्यादा क्यों दिखा रहे हो, तुम कोई फ्रॉड कर रहे हो, तो कंपैरिजन करना, एक तरीके से ट्रेंड वगैरह एनालाइज करना है, क्या होता है, ट्रेंड वगैरह एनालाइज करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, ट्रेड ऑफ, एक और क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक एक इनवॉइस को वाउचिंग वेरिफिकेशन जो बोलते हैं, कि सेल्स दिखा रही है 500 रुपये की, अब मैं हर एक इनवॉइस, 10 इनवॉइस है 50 रुपये के, तो अब मैं हर एक इनवॉइस को देके चेक करूंगा, हर एक इनवॉइस को लेके चेक करूंगा, वो टेस्ट ऑफ डिटेल, हर इनवॉइस को लिया चेक करा, ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने तुमको, कुछ काम का अभी नहीं है, सब मतलब नहीं है इन सबको, बस एक ही कि सबसे पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करना, एंटिटी को अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी के बारे में समझना कि मेरे को कहीं पे रिस्क मिल सकती है क्या, फिर फर्दर प्रोसीजर लगाना पड़ेगा मुझे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो मैंने समझा, अंडर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या, एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, जिस भी कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, समझ लिया इस पर लो एंड रेगुलेशन ये एप्लीकेबल है, ये फिक्स असेट रहेगी, वो सब रहेगी, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग मैंने प्रॉपर ले ली, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब मैं अपने फाइनली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाऊँगा कि अब इसको कैसे टेस्ट करना है असली के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मेन काम अंडरस्टैंडिंग का ही होता है। तो आई होप अपनी बेसिक की क्लास हो गई होगी, अब कल से अपन चैप्टर वापस शुरू करेंगे, ठीक है ना, और जो लोग पेड क्लास ले चुके हैं उसमें मैंने तुमको बता भी दिया कि पहले कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन सा बाद में कौन सा चैप्टर करना है, वो मैं तुमको एक शेड्यूल भी प्रोवाइड, मतलब वहाँ पे एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बहुत ही नॉमिनल कोर्स पे मैक्सिमम चीज़ें तो आपको फास्टैग पेज, मतलब बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे फास्टैग पेज में फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगी, अच्छा खासा कवरेज आपको मिल जाएगा मार्क्स का। उसके अलावा एक एडमिन कॉस्ट, ओनली एक एडमिन कॉस्ट रिकवर करूँगा, जब मैं क्यों बाकी कुछ चैप्टर यूट्यूब पर कवर नहीं करा सकते, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, तो वो एक एडमिन कॉस्ट कवर होगी इसमें, बाकी फ्री फास्टैग हो गया अपना ये, ठीक है। बुक का नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, कल अपन मिलेंगे पहली क्लास के अंदर।